हम लोग अपनी किताब के लगभग पहले चैप्टर के अंत पर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये बात हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में की थी। और जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे वहां पर भी पहले हम लोग स्टार्टिंग में यही बात की है। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग किसी विषय को पढ़ते हैं तो कई बार रिपीटिशन हो रहा होता है, एक ही बात को बार बार बताया जा रहा होता है, लेकिन वहां पर बोर होने की बजाय हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ नया तो नहीं मिल रहा है इसमें। साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई बात अगर रिपीट की जा रही है इसका मतलब कि वो बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी विषय के लिए, इसीलिए तो उसको बार बार बताया जा रहा है। तो ये बात हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो या इसमें कुछ नया मिले, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहले तो ये मान लो कि ये छोटी चीजों को देखने की कोशिश करता है। छोटी का मतलब जैसे कोई एक अकेला उपभोक्ता है, मैं अकेला एक इंसान हूं, मैं जा रहा हूं और मेरे पास 100 रुपए खर्च करने थे, तो मैं सोचता हूं ये खरीद सकता हूं, ये खरीद सकता हूं, तो मेरा कैसा व्यवहार होगा, मैं अपना निर्णय कैसे लूंगा, ये सारी चीजें सीखने की बात होती है। तो कहां पर बात होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में क्या होता है? समष्टि में पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चल रहा है, सब मिलाकर के कितना उत्पादन हो रहा है, सारे लोगों की ऑन एन एवरेज औसत रूप से कितनी आमदनी है, सारे लोगों को मिलाकर के पूरे देश की कितनी आमदनी है, क्या पिछले वर्षों में देश की आमदनी बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर रोजगार कितना है, बेरोजगारी बढ़ रही है क्या, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, है ना। इसमें उपभोक्ता की बात हो जाती है और साथ साथ उत्पादनकर्ता की भी बात होती है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, जो उपभोग करता है, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका उपयोग करने वाला उपभोक्ता। और वैसे ही जो उत्पादन करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादन करता। तो मैं एक उपभोक्ता भी हूं और मैं ही एक उत्पादन करता भी हूं। आप कहेंगे कैसे? ये फिर से मैं मार्केट का एग्जांपल देता हूं। मार्केट खरीदने गया था ना मैं, तो मैं उपभोक्ता हो गया, मैं कंज्यूमर हो गया, ये मैंने मार्केट खरीदा, लेकिन मैं उत्पादन करता कैसे हूं? मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, मैं इस वीडियो का उत्पादन कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक तरह से उत्पादन करता भी हूं और इस उत्पादन करने के बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, है ना। वो YouTube से मिल सकते हैं, आप कहीं और से देख रहे हैं वहां से मिल सकते हैं, तो वहां से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। और जब मुझे पैसे खर्च करने थे, मुझे अपने जरूरत का सामान खरीदना था, ये शर्ट खरीदनी थी, तो मैंने पैसे खर्च किए, तो वहां पर मैं उपभोक्ता हो गया। इसका मतलब एक ही तरह की चीज वो उपभोक्ता भी हो सकती है और उत्पादन करता भी हो सकती है ना। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चीज और डिस्कस की थी कि हर इंसान को जितनी चीजों की जरूरत होती है वो सारी खुद से उत्पादन नहीं कर सकता उन सारी चीजों का, और इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको ये करना पड़ता है कि कुछ एक दो चीजों का उत्पादन करेगा, उसके बदले में पैसे मिलेंगे और उस पैसे से बाकी की सारी चीजें वो खरीदेगा। इसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो आपको ये बेसिक जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, उसको मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसी में हमारा अंतिम पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इस पुस्तक में कहां कैसे कैसे पढ़ाया गया है। तो पुस्तक की योजना, ठीक है। अब ये पुस्तक कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? राजा बाबू, जिसको पुस्तक का नाम अभी तक याद नहीं है या पुस्तक में किसकी बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब उन्होंने एक भी वीडियो ठीक से देखा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा ठीक से वीडियो देखिए जिनको अभी तक समझ में नहीं आया। पुस्तक है हमारी किसकी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक है। ये समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, वो दूसरी पुस्तक है, उसमें हम लोग दूसरी पुस्तक में बात करेंगे। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो लोग एक इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या हुआ? आर्थिक क्रियाविधि करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो निर्णय ले पा रहा है मुझे 100 रुपए कैसे खर्च करने हैं, तो उपभोक्ता किस तरह से निर्णय लेगा इसकी बात की जाएगी। बाजारों की बात की जाएगी, जैसे कोई एक बाजार है, उस बाजार में कीमतें कैसे निर्धारित होंगी। कोई चीज आपको मिल रही है, आपको 32 रुपए किलो मिल रहा है आटा, मान लीजिए, ठीक है, 32 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है, तो ये 32 रुपए कैसे निर्धारित हो गया? ठीक वही आपको मैंने कुछ और बोला, डायमंड है, हीरा है, क्या है? हीरा। हमारा हीरा था ये कोहिनूर, अंग्रेज चुरा करके ले गए तो और अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हीरे की कीमत कैसे निर्धारित होगी? वो हीरे की निर्धारित कैसे होगी? वो भी मार्केट बताएगा। मार्केट मतलब बाजार। तो बाजार में कैसे कीमतें निर्धारित होंगी, ये सारी चीजें भी हम किसमें पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्यों? और यही हमारे पुस्तक के अलग अलग अध्याय में हम इन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के बाजार होते हैं। आप कहेंगे बाजार कैसे अलग अलग तरह के होते हैं? बहुत सारी अलग अलग तरह से वर्गीकरण हो सकता है। जैसे एक तरह का जो यहां पर हम लोग बाजार पढ़ते हैं उसमें होता है, एक को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसको परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये लड़का एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, कुशल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और दूसरा क्या होता है? कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदिता।
आपको कोई प्रतिद्वंदी है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटर। तो जब एकदम कुशल, एकदम परफेक्ट प्रतिद्वंदी होते हैं लोग, वो बाजार कैसा होता है उसको हम लोग अपनी इस किताब में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और उसके बाद से कुछ और बाजारों के प्रकार होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, ओलिगोपोली होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अलग अलग नाम में जानते हैं। वो हमारे यहाँ पर अंतिम चैप्टर में बस उनका नाम दे दिया गया है, तो उसके बारे में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की किसी के बारे में जरूरत नहीं है। लेकिन इस बाजार को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सच्चाई बताऊं क्या, इस तरह का कोई भी बाजार पूरी दुनिया में है ही नहीं। तो हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं? ये हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम लोग बचपन में जब कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को बहुत आसान चीजें बताई जाती हैं। जैसे कार्टून आप देखते हो बचपन में, कभी कभी देखा होगा ना, छोटा भीम देखा होगा आप लोगों ने। तो छोटा भीम में जैसी दुनिया होती है वैसी होती नहीं है, उसकी तुलना में बहुत कठिन दुनिया है, बहुत जटिल है, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा होता है, जब हम कोई चीज नहीं सीख रहे होते हैं, तो हमें कुछ आसानी तरीके से बताया जाता है, बहुत आसान होता है। तो वो आसान तरीके में ये एक ऐसा काल्पनिक बाजार है जिसको पढ़ने के बाद से, जिसको समझने के बाद से हम लोग बाकी बाजारों को और अच्छे से समझना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक तरह से पहली स्टार्टिंग होती है। और इसी बाजार को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी इसी किताब में। तो आप लोगों को थोड़ा बड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस तरह से हमारे चैप्टर की पूरी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिया। इसमें एक अलग से सारणी बनी हुई थी और उस टेबल में, उस सारणी में एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया था। और वो कॉन्सेप्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र में इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, आप बीए करेंगे या फिर उसके बाद से मास्टर्स करेंगे, तब भी आपको वही कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।